स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो लास्ट टाइम में अपन ने देखा था हाउ टू प्रॉपरली एलोकेट रिसोर्सेज, और उसमें अपन ने देखा था लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक चीज़ होती है जो मैथमेटिक्स का यूज़ करके अपने को बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना जो प्रॉब्लम है वो है विच प्रोजेक्ट शैल आई इन्वेस्ट। अब ये बिजनेस पूछ रहा है कि कौन से प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस के पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मान लो ये प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, और ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा ये देखने के लिए अपन क्या देखते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देखते हैं। ये अपने को बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट है सीए इंटर में। इसमें अपने को बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। एसएम और एफआर एसएम और एफएम में ये जो चीज़ें हैं वो डिटेल में अपने को पढ़ने को मिलेंगी। बट ऊपर ऊपर से अपन देखेंगे क्या होता है कि मान लो कंपनी के पास पैसे है और कंपनी को अपने जो पैसे है वो इन्वेस्ट करने हैं प्रोजेक्ट्स में। तो उसके पास मान लो 3 चॉइसेस है, 1, 2 और 3। पहला प्रोजेक्ट बोलता है कि 20,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेकंड प्रोजेक्ट में 50,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और थर्ड प्रोजेक्ट में 25,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहला जो प्रोजेक्ट है वो 1900 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा 10 साल तक, सेकंड प्रोजेक्ट है वो 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा 5 साल तक, और जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो 900 रुपीज़ का प्रॉफिट देगा 20 साल तक। तो यहाँ पे अपने को क्या है, अलग अलग जो ऑप्शंस है उसमें अलग अलग सिचुएशंस मिलती है कि इन्वेस्टमेंट किसी इसमें ज़्यादा है, किसी इसमें कम है, किसी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी मिल रही है, किसी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बाद में मिल रही है। कुछ प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने को प्रॉफिट दे रहे, कुछ प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे बट शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे। तो ऐसे केस में अपने को जो है एनालिसिस करके ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट नंबर 2 मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट मैं चूज़ करूँगा। बट ये जो चूज़ करने का बेसिस है इसके लिए अपन को क्या यूज़ करना पड़ता है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आगे बढ़ते। हाँ, तो ये एक छोटा बैलेंस शीट का मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई है समझने के लिए कि हमारे पास कैपिटल होती है, इसे हम ओन्ड कैपिटल बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, और फिर होते हैं लोन। अब यहाँ का जो पैसा आता है कैपिटल और लोन का, ये हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, कोई मशीनरी परचेस करना है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो यही सारी चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस के पर्सपेक्टिव में हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ना कि किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरे पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट है कि मैं किसी के शेयर्स खरीद लूँ, किसी को लोन दे दूँ, तो ये किसी के बॉन्ड्स परचेस कर लूँ, तो ये मेरे पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट है। बट अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो कंपनी क्या करती है, अपनी जो लायबिलिटी साइड या जो कैपिटल साइड है वहाँ से पैसा एसेट साइड में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट साइड में लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस करना पड़ता है अगर बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहना है, या जो भी बिजनेस में कर रहा हूँ क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या मुझे कंटिन्यू भी करना चाहिए, ये समझने के लिए अपन प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं। प्रॉफिट एनालिसिस बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है कि मेरा पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर का प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मैं लगा सकता हूँ, या मैं प्रॉफिट मार्जिन का एनालिसिस कर सकता हूँ कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मेरे कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल का प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एनालिसिस बहुत ब्रॉड टॉपिक है। बट यहाँ पे अपन जो बात करने वाले हैं ना, वो क्या करने वाले हैं कि जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ उस प्रोडक्ट की प्राइजेस है ना चेंज होती रहती हैं। अब अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस मैंने कम कर दी या हो गई मार्केट में कम, तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा। अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कम प्रोडक्ट्स बिकेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अपने को ये निकालना पड़ता है व्हाट विल बी द प्रॉफिट एट ईच लेवल पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे, ये लेवल पे, इन सारे लेवल्स पे मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है ये मुझे निकालना पड़ता है। और नेक्स्ट चीज़ मेरे को ये निकालनी पड़ती है हाउ मच मिनिमम यूनिट्स रिक्वायर्ड टू कवर द कॉस्ट। अब क्या होता है, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो पहले हमें पैसा लगाना पड़ता है। अब वो पैसा निकालने के लिए हमें कुछ यूनिट्स बेचने पड़ते हैं। तो मतलब हम पहले क्या करते हैं, कुछ जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो हम सिर्फ हमारी कॉस्ट कवर करने के लिए बेचते हैं, और उसी कंसेप्ट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मान लो
कि मुझे पहले मेरी कॉस्ट कवर करने के लिए, जो भी टोटल कॉस्ट है वो कवर करने के लिए मुझे 200 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे एक साल में, तो 200 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। उसके ऊपर मैं जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा वो मुझे प्रॉफिट में लेके जाएगा, और 200 के नीचे जो भी मैं प्रोडक्ट बेचूंगा वो उस प्रोडक्ट में मैं क्या रहूँगा, लॉस में रहूँगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं है, नो प्रॉफिट, और नो लॉस, लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, मैं एकदम सेंटर में खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट एनालिसिस। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क माई बिजनेस हैज़। ये अपने को देखना है, ये प्रॉब्लम है हमारा कि हाँ मैं बिज़नेस तो कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, रोज़ प्रोडक्शन करने में बिज़ी हूँ, या जो है कस्टमर्स को हैंडलिंग करने में बिज़ी हूँ, मार्केटिंग करने में बिज़ी हूँ, बट क्या क्या रिस्क है जो मेरी बिज़नेस फेस कर सकती है जिसकी वजह से मैं बिज़नेस के बाहर जा सकता हूँ, ये रिस्क का एनालिसिस भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है रिस्क एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस में। अब बेसिकली रिस्क क्या है समझते हैं अपन। ठीक है, अब कोई भी चीज़ अगर फिक्स्ड है कि होने ही वाला है तो उसे रिस्क नहीं बोलते, उसमें कुछ भी रिस्क नहीं है, चाहे वो चीज़ कितनी भी बुरी है। ठीक है, जैसे डेथ है, डेथ होने ही वाली है, तो रिस्क है क्या, कुछ नहीं, क्योंकि रिस्क जब आता है, रिस्क तभी आता है जब इवेंट अनसर्टन होती है। कोई चीज़ होना तय अगर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी अगर कोई इवेंट है तो ही रिस्क आता है। तो रिस्क रिस्क फेस करने के लिए पहली कंडीशन है कि जो भी इवेंट है वो होना चाहिए अनसर्टन। फॉर एग्जाम्पल मेरे फैक्ट्री में आग लग सकती है और नहीं भी लग सकती, तो ये इवेंट क्या हो गया, ये अनसर्टन इवेंट है। अब इस अनसर्टन इवेंट के दो पहलू होती है, मतलब बहुत सारे आउटकम होते हैं। अनसर्टन इवेंट है तो उसके आउटकम कुछ भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस अनसर्टन इवेंट के 4 आउटकम्स निकल सकते हैं। अब 4 में से 2 आउटकम्स ऐसे हैं जो मेरे लिए पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और 2 आउटकम ऐसे हैं जो मेरे लिए निगेटिव है, मेरे लिए लॉस मेकिंग है। तो जो लॉस मेकिंग आउटकम्स है ना, वो होना ही मेरी रिस्क है, कि अगर ये लॉस मेकिंग आउटकम नंबर 4 मेरा ट्रिगर हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा तो ये क्या है, मेरा रिस्क है। अब लॉस होना तय है क्या, नहीं, लॉस होना तय नहीं है, बट लॉस हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग निगेटिव आउटकम, ऑफ हैविंग निगेटिव आउटकम इज अ रिस्क। कोई भी, ये इनकी पॉसिबिलिटी, मान लो ये पॉसिबिलिटी है 50%, तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा, 50%। अब इसमें थोड़ा आगे भी जाया जाता है फिर कि 50% मेरी रिस्क है और मेरा मैक्सिमम लॉस है अगर 20 लाख रुपीज़, तो ये निकाला जाता है मेरा जो प्रोबेबल रिस्क है वो कितने का है, 10 लाख रुपीज़ है। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं जो रिस्क एनालिसिस में अपने को पढ़ने को मिलेंगे आगे चल के, CS के ऊपर के एग्ज़ाम, हायर लेवल एग्जाम्स में अपने को पढ़ने को मिलेंगे, बट अभी फ़िलहाल अपने को इतना पढ़ना नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, रिस्क क्या है, रिस्क क्या है कि अनसर्टन इवेंट है, अनसर्टन इवेंट में ऐसा आउटकम होना जो अनडिज़ायरेबल है, जो लॉस मेकिंग है, ऐसे आउटकम होने की प्रोबेबिलिटी ही तुम्हारा क्या है, रिस्क है। ठीक है, अब रिस्क एनालिसिस में अपन क्या क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस में क्या करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क बिजनेस में फेस, ऐसी कौन सी रिस्क है जो मेरा बिजनेस फेस कर सकता है। इंडिया के एनुअल रिपोर्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जब हम USA के एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि बिजनेसेस को खुद के सारे रिस्क डिक्लेयर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक का रिस्क क्या होगा कि AI की टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका बिजनेस मतलब कम हो सकता है। ठीक है, लोग नया ऐप यूज़ कर सकते हैं। गूगल के लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो AI का रिस्क हो गया, मशीन लर्निंग का रिस्क हो गया, या फिर सर्वर डैमेज होने का रिस्क हो गया। ये सारी जो रिस्क होती है ये अपने को देखने को पहले लिस्ट बनाना पड़ता है कि हाँ ये सारी रिस्क है जो मैं फेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपने को रिस्क एनालिसिस में पता चल जाएगा कि कौन सी रिस्क मुझे फेस करनी है। सेकंड, हाउ टू रिड्यूस दोस रिस्क। अब ये मुझे पता चल गया कि मेरी रिस्क क्या है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उनको फिगर आउट करना कि इन रिस्क को कैसे मैं कम कर सकता हूँ, या इन रिस्क अगर ट्रिगर हो भी गई तो इनसे कैसे बच सकता हूँ, इनसे जो भी लॉस हो जाएगा उनसे लॉस से कैसे मैं रिकवर हो सकता हूँ। और तीसरी ये चीज़ देखनी है कि हाँ अगर रिस्क ट्रिगर हो गए तो मेरे पॉसिबल लॉसेस कितने हैं। हमें ऐसी कोई भी रिस्क लेना नहीं है जिसमें पॉसिबल लॉसेस इतने हैं कि हम आउट ऑफ बिजनेस चला जाए, हमारा बिजनेस ही खत्म हो जाए, हम बैंकरप्ट हो जाए। ऐसी रिस्क कभी बिजनेस में नहीं लेनी चाहिए। ये हमें कब पता चलता है कि कौन सी रिस्क हमें बिजनेस को बाहर निकाल सकते हैं, जब हम रिस्क एनालिसिस करेंगे तब। और रिस्क एनालिसिस का पार्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रिड्यूस रिस्क, ये चीज़ रह गई थी अपनी कि तुम्हारे रिस्क को रिड्यूस करने को ही बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन प्लान्स होते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो गया, मान लो कि सर्वर रूम में पानी भर गया, तो तुम्हारे लिए क्या बैकअप प्लान है, तो ये जो बैकअप प्लान है उसी को बोला जाता है रिस्क मिटिगेशन प्लान्स। ठीक है,
अब ये सारे जो इश्यूज अपन ने देखे वो इंटरनल नेचर के थे और अपने कंट्रोल में थे। जैसे अपन ने अभी सर्वर रूम का एग्जांपल देखा, तो ये क्या है, ये जो रिस्क है ये मेरे कंट्रोल में। बट कुछ चीज़ें होती है, कुछ इश्यूज होते हैं जो एक्सटर्नल के रहते हैं, मेरे कंपनी के अंदर से नहीं, मेरे कंपनी के बाहर से जनरेट होते हैं, तो उसको एक्सटर्नल इश्यूज बोलते हैं। और एक्सटर्नल इश्यूज जो है वो अपन कैसे स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपने को एक्सटर्नल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नल इश्यूज से बचने के लिए, उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए अपने को कुछ चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले अपने को समझना पड़ता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मैं जिस एरिया में, मैं जिस कंट्री में बिजनेस कर रहा हूँ उसकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अब इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप की होती है, एक हो गई कैपिटलिस्ट, दूसरी हो गई सोशलिस्ट और तीसरी हो गई मिक्स्ड। ये 3 टाइप की जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट नेचर की है, सोशलिस्ट नेचर की है या मिक्स नेचर की है, क्योंकि उसके बेसिस पे मैं डिपेंड करेगा कि कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही होगी। नेक्स्ट हमें सीखने हैं बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, बिजनेस साइकिल को समझना है। बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि हमारी इकोनॉमी है ना दिन ब दिन बढ़ रही है, बट ये जो ग्राफ है ये ग्राफ गलत है। हमारी इकोनॉमी कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं बढ़ती, हमारी इकोनॉमी जब भी ऊपर बढ़ती है वो बढ़ती है ऐसे साइकिल्स में। अब इस साइकिल की स्टडी करना बहुत हेल्पफुल होता है अपने लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मान लो यहाँ पे इस लेवल पे मैंने कोई फैक्ट्री बना दी, और फैक्ट्री बनाने के बाद क्या होगा, मेरा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट लगेगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, उसका आउटकम भी मिलना चाहिए, उसका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, बट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल का एक पार्ट होता है कि बिजनेस साइकिल ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, तो नीचे जाएगा। इस समय में इसमें 1 या 2 साल का समय लग सकता है नीचे आने के लिए। तो 1-2 साल में अगर मैं गलत जगह पे प्रोजेक्ट बना दिया तो 1-2 साल में मुझे लॉस फेस करना पड़ सकता है। बट अगर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट कोई नया फैक्ट्री बना दी तो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी आगे ऊपर बढ़ने वाली है, और इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो प्रोजेक्ट। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए या कोई भी सिग्निफिकेंट डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपने को इम्पोर्टेंट होता है कि हम कौन से स्टेज में है बिजनेस साइकिल के, ये पढ़े। अब ये जो बिजनेस साइकिल की स्टडी है ना, ये हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। बिजनेस साइकिल नाम का चैप्टर है अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इसमें हम बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है जनरल ट्रेंड्स इन। हाँ, अभी ट्रेंड्स की स्टडी करनी है अपने को। ट्रेंड्स यानी क्या, कि कौन से दिशा में हम जा रहे हैं उसको बोलेंगे जनरल ट्रेंड्स। तो जनरल ट्रेंड्स की स्टडी करनी है। कौन से जनरल ट्रेंड की स्टडी करनी है, पहले हमें नेशनल इनकम देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंट्री का नेशनल इनकम देखेंगे तो हम दिन ब दिन हमारे जो इनकम है वो पिछले साल के हिसाब से हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा आ रहा है, पिछले साल के हिसाब से हमारा जीडीपी हर साल ज़्यादा आता है। एक्सेप्शन है कोरोना के 1-2 साल वगैरह, जिसमें हमारे पिछले साल के मुकाबले जीडीपी कम हो गया था। उसके बाद में हमें एम्प्लॉयमेंट देखना है। एम्प्लॉयमेंट यानी कितने लोगों को जॉब मिला है। बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बेसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अपने को देखनी है कि सेविंग कितनी हो रही है मेरी इकोनॉमी में। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओवरऑल इकोनॉमिक लेवल के सेविंग की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट को डिमांड रहेगा कि नहीं फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि अगर समझो लोग बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं और कंजम्पशन बहुत कम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग कर रहे हैं और कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो क्या मेरे प्रोडक्ट को डिमांड रहेगी? नहीं रहेंगी, क्योंकि बहुत सारा लोगों का पैसा कहाँ पे जा रहा है, सेविंग करने में या इन्वेस्टमेंट करने में जा रहा है। तो वो कंजम्पशन कम कर देंगे, वो कम कार खरीदेंगे, ठीक है, वो कम स्मार्टफोन्स वगैरह खरीदेंगे। तो ऐसे केस में मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो मुझे ये चीज़ें जो कहीं भी मुझे मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं लगती, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपन इसे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ मुझे ध्यान रखना है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे। अब भले ही मैं मेरा बिज़नेस कर रहा हूँ और भले ही मैं मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत लीगल तरीके से कर रहा हूँ, बट क्या होता है कभी कभी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो मेरे बिज़नेस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा था जिसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग लगती थी और गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मेरे बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को ही बैन कर दे। अब प्रोडक्ट को अगर बैन कर दिया तो मेरा तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से मुझे बिज़नेस
गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एकदम क्लोजली एनालाइज करना है, उनको प्रोजेक्ट करना है कि हाँ ये गवर्नमेंट कैसी है, ये गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ ला सकती है, इससे क्या मेरे पॉलिसी बिजनेस को फ़ायदा होगा या मेरे बिजनेस को नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी। तो पॉलिसीज़ यानी क्या होता है, बेसिकली पॉलिसीज़ आर ब्रॉडर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है, इसी को बोला जाता है पॉलिसी। पॉलिसी में दो चीज़ें होती है, एक होता है प्लान ऑफ एक्शन कि हम क्या करने वाले हैं, और दूसरा होता है हमारा मोटिव या हम उसे बोलते हैं गोल। ठीक है, तो मेरा फाइनल गोल होता है और एक मेरा प्लान ऑफ एक्शन होता है। मान लो गवर्नमेंट ने, एक एग्जांपल देते हैं, गवर्नमेंट ने कोई एजुकेशन पॉलिसी ला दी, तो एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट दो चीज़ें डिसाइड करेगा कि हमें इस पॉलिसी से अचीव क्या करना है, तो ये हो गया मेरा गोल, और वो अचीव करने के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा ये भी डिसाइड करना है। तो हर पॉलिसी के दो पहलू होती है, एक तो मेरा गोल और दूसरा मेरा प्लान ऑफ एक्शन। तो अपने को कौन कौन से पॉलिसीज़ पढ़ने, देखो एजुकेशनल पॉलिसी मेरे बिजनेस को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी अनटिल एंड अनलेस मैं उस इंडस्ट्री में हूँ। अगर मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हूँ तो मुझे एजुकेशन पॉलिसीज अफेक्ट करेंगी, बट जनरल बिजनेस की अगर हम बात करते तो मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को स्टडी करना है, कंपटीशन पॉलिसीज़ को स्टडी करना है कि गवर्नमेंट बोलता है कि फेयर कंपटीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिसीज़ को स्टडी करना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को स्टडी करना है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, कि ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट हो या गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट कुछ भी ना हो, गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट ही तुम ज़्यादा करो, तो ये भी अपने को स्टडी करना है। और फिस्कल पॉलिसीज़ पे स्टडी करना है। फिस्कल पॉलिसीज़ में दो चीज़ें आती है कि गवर्नमेंट टैक्स कितना और कैसे कलेक्ट करेंगी, और दूसरा गवर्नमेंट पैसे कहाँ पे स्पेंड करेगी। जो बजट में डिस्कशन होता है ना कि टैक्स कितना लगने वाला है या गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्चा करने वाला है, वो सारा फिस्कल पॉलिसी में आता है। ठीक है, ये भी अपने को ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अपने को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज भी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है उसमें अपने को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट में होता है ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि हमारे कंट्री का बिजनेस बाहर के कंट्री में जाना चाहिए, बाहर के कंट्री के बिजनेसेस या उन जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे कंट्री में आना चाहिए, मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होना चाहिए। तो इसकी पॉलिसी क्या है, कुछ इकोनॉमीज़ या कुछ कंट्रीज़ जो होती है वो चाहती है कि ग्लोबलाइजेशन हो, और कुछ इकोनॉमीज़ या कुछ कंट्रीज़ चाहती है कि ग्लोबलाइजेशन ना हो। तो हमारे कंट्री का स्टांस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी ये जो लिस्ट है ये लिस्ट अपने को बुक में दी है, बट इससे ज़्यादा पॉलिसीज़ भी अपने को स्टडी करना पड़ सकता है अगर हमारा बिजनेस ऐसे उस नेचर का है तो। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट्स को स्टडी करना पड़ेगा। अब मार्केट्स में कौन से, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन की बात होती है वो मनी मार्केट में आता है, और लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी शेयर्स की अगर बात कर रहे हो अपन, इक्विटी शेयर्स, अगर इन दोनों चीज़ों की बात हो रही है तो वो आएगा कैपिटल मार्केट में। अब मान लो कि मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे 50,000 करोड़ चाहिए। अब 50,000 करोड़ मुझे एक ही जगह से मिल सकते हैं, स्टॉक मार्केट। तो मुझे आईपीओ लॉन्च करना है, बट आईपीओ लॉन्च करने के लिए मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट की हालत कैसी चल रही है। अगर स्टॉक मार्केट बहुत ही डाउन है तो हो सकता है कि मेरे आईपीओ में शेयर सेल ना हो, तो ऐसे केस में उस समय में मैं आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकता। जैसे अपन कोरोना के केस में आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है शेयर्स को खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इसी वजह से मुझे कैपिटल मार्केट भी देखना पड़ेगा और मनी मार्केट भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस को लोन की ज़रूरत है। अब लोन की ज़रूरत है तो लोन दोनों तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन है तो मनी मार्केट को देखना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो मुझे कैपिटल मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि कितने रेट से लोन मिल रहा है, कितना रेट चल रहा है मार्केट में, क्या ये रेट चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रेट चेंज होंगे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे मेरा इंटरेस्ट नाम का जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में अपने को, लास्ट नहीं है इसके बाद भी एक है, इस सेकंड लास्ट में अपने को देखना है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी ये डेवलपमेंट की बात करता है। डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर इंक्रीज होना चाहिए, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? ह्यूमन वेलफेयर इंक्रीज होनी चाहिए प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। इसी को बोला जाता है सोशियो इकोनॉमिक
ठीक है। अब ये सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी करना है कि लेबर यूनियंस कितने स्ट्रांग है। देखना, अगर किसी कंट्री में लेबर यूनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस पे सिग्निफिकेंट प्रेशर बना सकते हैं कि हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए, हमें ज़्यादा वेजेस चाहिए, या स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि बिजनेसेस कुछ समय के लिए बंद पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए हमें पढ़ना है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है ये मदद करती है बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को, तो इनको भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं कम ज़्यादा लेवल पे ये इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जितना पॉइंट लास्ट है उतना ही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझना कि किसी कंट्री में सभी कुछ चीज़ें अच्छी है, वहाँ का जीडीपी बहुत अच्छा है, ठीक है, वहाँ की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बट अगर वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गलत हो जाए तो बिजनेस या उसका एनवायरनमेंट, बाकी की चीज़ें कितनी भी अच्छी हो, हम वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। रिसेंटली तुम बांग्लादेश का केस देख लो, बांग्लादेश में टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट क्या आज तुम वहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस डालना चाहोगे? नहीं डालना चाहोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सोशल कंडीशन है या सोशल एनवायरनमेंट है या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, अनस्टेबल है। तो ये भी देखना पड़ेगा अपने को कि जिस इकोनॉमी में हम बिजनेस करना चाहते हैं क्या वहाँ का एनवायरनमेंट स्टेबल है। स्टेबल है तो ठीक है, मेरे पॉजिटिव बात है, अगर अनस्टेबल है तो हमारे लिए अलार्मिंग चीज़ है, वो कंसर्न वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन ने देखी है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ऊपर आते हैं, एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हाँ, तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अपना हो गया। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हो गया और अपना स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हो गया। तो ऑलमोस्ट अपना सभी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, वो हो गया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ बाकी है अपनी जो मॉड्यूल में दी है और जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, और वो है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन अपने को पढ़ना है, यहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं। अब एमसीक्यूज कैसे आते समझना। एमसीक्यूज ऐसे आते कि इकोनॉमिक्स के 3 सेंटेंसेस दे देंगे, पेन चेंज करता हूँ मैं, इकोनॉमिक्स के 3 सेंटेंसेस दे देंगे और बिजनेस इकोनॉमिक्स का 1 सेंटेंस दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेंटेंस कौन सा है। मतलब ये 1 पॉइंट दे दिया, ये 1 पॉइंट दे दिया, ये 1 पॉइंट दे दिया और ये 1 पॉइंट इसका दे दिया बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो अपने को ऐसे 4 पॉइंट्स दिए है, उसमें आइडेंटिफाई करना है बिजनेस इकोनॉमिक्स का पॉइंट कैसा है। या उल्टी भी चीज़ आ सकती है कि 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट दे दिए और चौथा पॉइंट दे दिया इकोनॉमिक्स का, तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। तो ऐसे तरीके के एमसीक्यूज यहाँ पे आते हैं। हालांकि हम जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1, तो अपन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले। मेरे पास एटलीस्ट मॉड्यूल के और पीवाईक्यूज़ मिला के 160-170 के आसपास एमसीक्यूज़ है। वो एमसीक्यूज़ अपन सभी सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ अपन डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि आंसर वो क्यों है और बाकी क्या ऑप्शंस क्यों नहीं है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अपन पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहला, इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को ऐसे दिखेंगी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अपन ने बहुत बार देखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मॉडल्स बनाने में और एजम्पशंस लेके चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके मॉडल्स बनाने में हेल्पफुल रहता है इकोनॉमिक्स, इसीलिए इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इट इन्वॉल्व्स अप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ये बनाने की बात करता है और ये रियल लाइफ में यूज़ करने की बात करता है। सेकेंड, कैरेक्टर। It is macroeconomic as well as, sorry, it is microeconomic as well as macroeconomic in character, और इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। अपन ने देखा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे क्लोज किसके है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। वो किसकी थ्योरी यूज़ करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी यूज़ करता है। सबसे पहले मेन टास्क क्या है? इट इज़ फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एंटिटीज़। हमारी जो वांट्स है उसको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स फोकस करता है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। ये डिसीजन मेकिंग पे फोकस कर रहा है और जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है वो वांट्स की फुलफिलमेंट के लिए फोकस कर रहा है। नेचर ये पढ़ चुके अपन। जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है वो कौन से नेचर का रहता है? पॉजिटिव नेचर का और नॉर्मेटिव नेचर का। और बट बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा कौन से नेचर का रहता है? नॉर्मेटिव नेचर का, ठीक है। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ नॉर्मल इकोनॉमिक्स इज वाइडर,
बट बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिवली स्कोप नैरो होता है, वो सिर्फ बिजनेसेस की बात करता है, बाकी की चीज़ों की वो बात नहीं करता। ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस अपने को पता है, इट इज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ अप्लाइड ब्रांच, इट इज़ अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट हैज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड ब्रांच, मतलब ये खुद थेरोटिकल ब्रांच है, ये खुद थेरोटिकल नेचर है, जो इकोनॉमिक्स है वो खुद थेरोटिकल नेचर का है, बट उसकी एक ब्रांच है, वो कौन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स उसकी एक अप्लाइड ब्रांच है, और ये खुद एक अप्लाइड ब्रांच है किसकी, इकोनॉमिक्स की। मतलब क्या हो जाएगा अपन देखते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या आ जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बस यही चीज़ कही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चरिंग उन्होंने दोनों पॉइंट में डालने के लिए अलग किया है। एक जगह पे बोला है इट हैज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स एज इट्स अप्लाइड ब्रांच, और दूसरी जगह पे बोला इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। एक चीज़ याद रखना, तो अपना पहला नॉर्मल इकोनॉमिक्स हायर लेवल पे आ रहा है, और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो उसके नीचे, उसके ब्रांच के अंडर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। कंसर्न विथ ऑल द थेरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सारी चीज़ों की बात की जाती है, मेनली 4 चीज़ों की बात इकोनॉमिक्स में होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, और ये सभी चीज़ों की बात करता है नॉर्मल इकोनॉमिक्स। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज़ ओनली कंसर्न विथ इट इज़ कंसर्न विथ ओनली प्रॉफिट थेरी इग्नोरिंग अदर थेरीज। ये सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये प्रॉफिट। नॉर्मल इकोनॉमिक्स कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, और बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आगे एनालिसिस इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या एनालिसिस, इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज लाइक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ माइक्रो लेवल्स लाइक डिमांड, सप्लाई एंड प्रॉफिट। अभी अपन ने ऊपर देखा कि मैक्रो की भी चीज़ें यूज़ होती है, मैक्रो की भी चीज़ें एनालाइज की जाती है। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एनालाइज करेंगे, जनरल ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, ये भी इसके स्कोप में ही आता है। बट जनरली अगर मेन फोकस किस पे ये देखा जाए तो ये माइक्रो लेवल पे मेन फोकस अपना रहता है कि मेरे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, इस पे मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन, इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनी बिजनेस प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करेगा जो रिलेटेड है मेरे इकोनॉमिक्स से, और जो मेरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं, जैसे लेबर के स्ट्राइक आउट्स हो गए, ये देखा जाए तो मेरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट या इशू नहीं है। ठीक है, ये मैनेजमेंट का इशू है, बट फिर भी हम इसे कहाँ पे पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट दोनों भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का बोला जाता है। अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर तुम्हें याद होगा तो। ठीक है, और लास्ट का पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ एजम्पशन, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। सिट्रस पैरिबस हमने यही देखा था कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रहता है वो बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करके चीज़ों को सिंप्लीफाइड बनाने की कोशिश करता है, और सिंप्लीफाइड बनाने के बाद अपनी जो पॉलिसीज़ है, अपनी जो थेरीज है वो फ्रेम करता है। बट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो रियल नेचर का रहता है, इसीलिए सम एजम्पशंस बिकम इनवैलिड व्हेन अप्लाइड। तो ये जो रियल लाइफ में ये जो एजम्पशन लेके तुम थेरीज बनाते हो, बट जब उन थेरीज को तुम रियल लाइफ में अप्लाई करते हो वो एजम्पशंस काम में नहीं आते, इसलिए उन एजम्पशंस को अपने को क्या करना पड़ता है, साइडलाइन करना पड़ता है, उस पर फोकस नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पहले यूनिट में। ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना और इसके हर एक पॉइंट को समझ लेना। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तुम्हें इस चैप्टर के बारे में तो तुम कमेंट कर सकते हो और मैं उसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है।